14 से 24 रुपए पर लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जा सकती है। तो जब कीमत बढ़ाई जाएगी तो क्या मुस्लिम लीग नून जो कि ये कोलिशन गवर्नमेंट अब तक लीड करती रही है, क्या वो भी तनकीद करेगी? और पाकिस्तान मुस्लिम लीग जब चली गई, जारी बात है हुकूमत खत्म हो गई, एक कोलिशन गवर्नमेंट थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उतनी हिट नहीं ली जितनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ली। सियासी कैपिटल तक एग्जॉस्ट हुआ। तो इस एग्जॉस्टेड सियासी कैपिटल के साथ वो जब इंतखाबात में जाएंगे तो उनका क्या हाल होगा? और सबसे बड़ा सवाल तो अब ये है कि इंतखाबात वक्त पर होंगे या नहीं होंगे। और ये कि हमने बहुत से तौसीफी कलमात देखे हैं मुख्तलिफ सियासी लीडरों की जानिब से, जो कि अनवारुल हक काकड़ साहब की इस सिलेक्शन को मैं कहूँगा कि वेलकम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इलेक्शन को मैं कहूँगा कि वेलकम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी बात है, उम्मीद है वो मुनसिफाना इंतखाबात करवाएंगे। अब ये गलत उलाम है इसलिए कि निगरान हुकूमत सिर्फ सुपरविजन कर सकती है, निगरान हुकूमत फैसिलिटेट कर सकती है, डे टू डे अफेयर्स चला सकती है, हुकूमती मशीनरी को इन ऑर्डर रख सकती है और इलेक्शन के इनकाद को उसके अंदर फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर सकती है। जबकि इंतखाबात करवाना, इंतखाबात की डेट देना, पोलिंग कंडक्ट करवाना सब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। अब सवाल ये है कि सिवाय अख्तर मेंगल साहब के और किसी ने उनकी इस तैनाती को, यानी अनवारुल हक काकड़ साहब की तैनाती को रिजेंट नहीं किया। अख्तर मेंगल साहब ने जो आज खत लिखा है, और उन्होंने खत किसको लिखा है, वो खत उन्होंने ट्विटर पर भी डाल दिया और वो मियां नवाज शरीफ साहब को लिखा है। उसके कुछ नुकात मैं आपके सामने रख देता हूं, लेकिन सबसे अहम नुकता जो कि निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब के हवाले से है, उन्होंने फरमाया अख्तर मेंगल साहब ने कि निगरान वजीर आजम के लिए ऐसे शख्स की नामजदगी की गई जिससे हमारे लिए सियासत के दरवाजे बंद कर दिए गए। आपके इस तरह के फैसलों ने, यानी मियां नवाज शरीफ के इस तरह के फैसलों ने हमारे दरमियान दूरियां मजीद पैदा कर दी हैं। मौजूदा हालात का हल सियासतदानों की बजाय एस्टेब्लिशमेंट की मशावरत से तलाश किया जा रहा है। हमें जनरल अयूब से जनरल मुशर्रफ तक के मजालिम अच्छी तरह याद हैं, लेकिन आपकी जमात मुशर्रफ और बाजवा की साजिशों और गैर आईनी इक़दामात को इतनी जल्दी फरामोश कर गई। अब ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर मियां नवाज शरीफ साहब की तर्ज सियासत के ऊपर एक चार्जशीट है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि क्या ये तस्वुर किया जा रहा है या अख्तर मेंगल साहब ये सोच रहे हैं कि जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब, आसिफ जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब के नॉमिनी थे? ऐसा तो नहीं था। कम से कम जो गुफ्तगू कल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने की, उन्होंने तो कहा कि मैंने ये नाम दिया क्या, और मेरे और खबरें आती है कि जी उंगली लगी और वजीर आजम साहब ने फौरी तौर पर उसके ऊपर एग्रीमेंट जाहिर कर दिया। ये इतना सादा मामला तो नहीं है, बहुत कुछ होता है पर्दे के पीछे। ऐसा कुछ हुआ होगा जो कि अगर आप और मैं जान गए या कम से कम मैं आपको बता पाऊं तो शायद भौचाल आ जाए। मैं उस तलातुम को और उस भौचाल को बचाना चाहता हूं, वो मैं छोड़ देता हूं हमारे मेहमानों के ऊपर कि वो उसको एनालाइज करें। लिहाजा आज की सारी सूरत हाल के ऊपर हम एक बेलाग के मोहताज तज्जिया चाहेंगे अपने मेहमानों से। मैं वेलकम करता हूं जनाब जावेद चौधरी साहब को, मेरे उस्ताद भी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, मुल्क के नामवर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। जनाब एजाज सैयद साहब मुल्क के सीनियर सहाफ़ी और स्टार रिपोर्टर हैं, खबरें बड़ी तगड़ी होती हैं उनके पास, लेकिन कुछ खबरें सख्त भी हो जाती हैं, लिहाजा हम उन्हें कहेंगे सख्ती का एलिमेंट ज़रा उसमें से माइनस करें। महमल सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़ा बेहतरीन तज्जिया करती हैं। बहुत शुक्रिया महमल आपका भी। सबसे पहले चौधरी साहब मैं आपके पास आऊँगा और मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा तज्जिया आज हमें दें या वो मामलात हमसे शेयर करें कि हमारे व्यूअर्स के लिए और हमारे लिए भी अफाका हो। लेकिन सबसे पहले ये मैं ज्यादा इस पर डिलिबरेट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन बड़ी कड़ी तनकीद है, अगर मैं सवाल इसी से शुरू कर पाऊं, हम बात इसी से शुरू कर पाएं, जो कि अख्तर मेंगल साहब ने की है। और उससे इंप्रेशन ये लगता है कि जैसे मियां नवाज शरीफ साहब ने भी और आसिफ जरदारी साहब ने भी, उन्होंने जरदारी साहब का नाम नहीं लिया लेकिन उन्होंने खत मियां नवाज शरीफ को लिखा है कि भाई वो ये शायद ये कहना चाह रहे हैं कि आपने कैसे आमीन कर दिया अनवारुल हक काकड़ साहब की इस प्रपोजल पर कि उनको केयर टेकर पीएम बनाया जाए। अब वो बन गए हैं, लेकिन उनको मेंगल साहब को बड़ा एतराज है। अब जो उनके कन्वेंशनल एतराजात और उनका जो पॉइंट है वो बड़ा स्ट्रांग रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आप मैं हम सबको पता है जी। लेकिन इस तैनाती के हवाले से तो काफी बेहतरीन किस्म की तगड़ी चार्जशीट है और वो है भी डायरेक्टेड पीएमएलएन पे। क्यों आपको चौधरी साहब, आपके नजदीक क्या आपको लगता है कि मेंगल साहब ने क्यों टारगेट किया, मियां नवाज शरीफ साहब को एड्रेस क्यों किया? देखिए, बलूचिस्तान के अंदर काकड़ और मेंगल्स के दरमियान बड़ी पुरानी लड़ाई है। ये खानदानी, ट्राइबल और सियासी लड़ाई है। और जब काकड़ कबीले का अगर कोई शख्स निगरान प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो मेंगल्स को और मकसीस को प्रॉब्लम होगी, इसमें कोई शक नहीं है। बड़ी पुरानी
राइवलरी है वहां पे, और इसकी वजह वो राइवलरी है। और सेकेंडली वजह ये है कि ये जो राजा रियाज साहब क्लेम कर रहे हैं कि ये नाम मैंने पेश किया था, ये वो बात दुरुस्त कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि राजा रियाज साहब के पास जो 3 नाम थे उनमें अनवारुल्लाह काकड़ साहब का नाम भी था, और उन्होंने जब ये नाम सामने रखी है तो मियां शहबाज शरीफ साहब ने अनवारुल्लाह काकड़ साहब को फौरन ओके कर दिया। लेकिन अब सवाल ये है कि राजा रियाज साहब के पास ये नाम कहां से आया? क्या राजा रियाज साहब ने खुद सोचा, और क्या राजा रियाज साहब बलोचिस्तान के अमूर के इतने एक्सपर्ट हैं कि उन्होंने देखा कि काकड़ साहब के अंदर ये पोटेंशियल है कि वो मुल्क को संभाल सकते हैं, या ये नाम उन्हें किसी और ने दिया, या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से पास ऑन हुआ कि आप ये नाम लिस्ट में शामिल कर लें और हम इसको ओके कर देंगे, कंफर्म कर देंगे। अब ये दोनों मिस्ट्रीज है, या तो मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से आया और उन्हें राजा रियाज साहब को के हवाले किया गया, राजा रियाज साहब ने अपनी लिस्ट में नाम शामिल कर लिया है ताकि जो हमारी लिस्ट के लोग हैं वो कल को नाराजगी का इजहार ना करें। अच्छा। और हम ये कहें कि कोई नाम उस तरफ से आया था राजा रियाज साहब की तरफ से, तो हमने उसको कंफर्म कर दिया, क्योंकि अगर गवर्नमेंट के किसी एक शख्स का नाम तस्लीम कर लिया जाता तो बाकी लोग नाराज हो सकते थे। तो हो सकता है मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से नाम उनके पास गया हो, राजा रियाज साहब के पास शहबाज शरीफ साहब की तरफ से गया हो, या फिर उन लोगों की तरफ से गया हो जिनके बारे में अब शक किया जाता है कि ये प्राइम मिनिस्टर उन्होंने अपॉइंट करवाया। बहरहाल ये बात दुरुस्त है कि राजा रियाज साहब की तरफ से ही आया। अब मैंगल और काकड़ के इख्तलाफात हैं। अब काकड़ अगर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो डेफिनेटली वहां मैंगल्स और मक्सीज को प्रॉब्लम होंगे, राइट। वहां पे उनकी सीट्स खराब होंगी, उनके उम्मीदवार उठा लिए जाएंगे, उनके उम्मीदवार गायब हो जाएंगे, उनको वोट नहीं पड़ेगा, या वहां रिजल्ट्स जो है वो डिले होंगे। ये चीज फैक्ट है, क्योंकि एक ट्राइबल सोसाइटी है और इनकी ट्राइबल राइवलरीज है और बड़ी पुरानी राइवलरीज है, ये दूसरा फैक्ट है। ठीक है। अब तीसरा ये है कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब को क्यों सिलेक्ट किया गया, ये एक सवाल है कि जब एक टर्माइल है, आपको ये पता नहीं है कि इलेक्शन होते हैं या नहीं होते, फिर आपने आइन के अंदर, कानून के अंदर तरामीम करके आपने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को, केयर टेकर कैबिनेट को इतने इख्तियारात दे दिए हैं कि वो एग्रीमेंट्स कर सकते हैं या पुराने एग्रीमेंट्स को रीशेप कर सकते हैं, और ये भी पता नहीं है कि इलेक्शन 4 महीनों में होंगे, 7 महीनों में होंगे या 2 साल के अंदर होंगे। बिल्कुल। तो आपने काकड़ साहब को क्यों आपने सिलेक्ट किया? उसके मुकाबले में आपके पास जब जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम था, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब का नाम था, बड़ी टावरिंग पर्सनैलिटी शामिल थी उसमें, तो आपने एक टावरिंग पर्सनैलिटी को क्यों नहीं सिलेक्ट किया? उसकी वजह यह है कि जो हमारी एलीट है, सियासी एलीट है, मनी साहब, उसका अलमिया ये है कि वो पाकिस्तान के लिए जब भी बंदा अपॉइंट करेंगे कोई, वो अपनी कैबिनेट में भी अपॉइंट करेंगे तो ऐसे आदमी को अपॉइंट करेंगे जिनसे इन्हें इनसिक्योरिटी ना हो, बिल्कुल, जिसके बारे में इन्हें यकीन हो कि ये इतना ज्यादा डिलीवर नहीं कर सकता कि कल ये हमारी सीट पे आ जाए, या ये इतना परफॉर्म नहीं कर सकता कि ये हम कंप्रोमाइज हो जाए। तो जब भी कैबिनेट के लिए मिनिस्टर सिलेक्ट किया जाएगा तो कैसा सिलेक्ट किया जाएगा? ऐसे ही सिलेक्ट किया जाएगा जिसको उर्दू नहीं बोलनी आती, जिसको इंग्लिश नहीं बोलनी आती, जिसका वर्ल्ड व्यू नहीं है, जिसका एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन साहब, ये जो अपना काकड़ साहब हैं, बड़े वेल रेड इंसान हैं, आपको भी पता है, बड़े आर्टिकुलेटेड हैं, अंग्रेजी अच्छी बोल लेते हैं, पर्सनैलिटी अच्छी है, बात कर लेते हैं। सर वो इंग्लैंड में पढ़े, सर वो इंग्लैंड में पढ़े हुए ना, लेकिन एक्सपोजर देख लें और एज फैक्टर जो है, अब इसके मुकाबले में आप जलील अब्बास जिलानी साहब को देखें, आप उनका देख लें कि उनका एक्सपोजर क्या है। एक आदमी अमेरिका के अंदर आपका एम्बेसडर रहा, इंडिया के अंदर एम्बेसडर रहा, आपका फॉरेन सेक्रेटरी रहा, पूरे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को समझता वो। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे, उससे पहले बड़े नामवर वकील रहे। अब इनके प्रोफाइल देखें तो, और इनकी पर्सनालिटीज देखें, और उसके मुकाबले में काकड़ साहब का देख लें। हो सकता है काकड़ साहब अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोलते हो, लेकिन उनका कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उन्हें नहीं पता कि ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम कैसे चलते हैं, इंटरनेशनल पार्टीज के साथ डील कैसे करनी है, हमने बाहर फॉरेन मीडिया को हमने इंटरव्यूज कैसे देने हैं, पाकिस्तान मीडिया जो उसको कैसे हैंडल करना है, पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है उसको कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी चीजें जो है, अब आप सिर्फ अगर पर्सनालिटीज को रखेंगे सामने तो आपके जहन में आएगी बात। इशू ये था कि जैसे मोहसिन नकवी साहब पंजाब जब उनके हवाले किया गया तो ये सोच के किया गया था कि वो ढीले आदमी है, मीडिया पर्सन है, 12 बजे उठते हैं, वो घर से निकलते हैं, और सबका ख्याल ये था कि परफॉर्म नहीं कर सकेगा, लेकिन वो तो उल्टा हो गया, गुंजाइश वहां पे रहेगी। लेकिन वो मोहसिन, उन्होंने ऐसा कमाल किया नकवी साहब ने कि उन्होंने सोना बंद कर दिया, वो 3 घंटे सोते हैं वो, सुबह उठ के वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, तीसरे अस्पताल, फिर एक जनाजा, फिर दूसरा जनाजा, जहां पे पुल खराब होता है वहां पहुंच जाते हैं, जहां नाली खराब होती है वहां पहुंच जाते हैं। तो उन्होंने वो जो मियां शहबाज शरीफ साहब की स्पीड थी उसको बीट कर दिया, अब वो मोहसिन नकवी स्पीड हो गई है पंजाब में। तो ये एक बड़ा बैड एक्सपीरियंस था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए, कि हमने एक ऐसा शख्स वहां पे लगा दिया है कि समझते हैं कि इनका कंसेंसस था, जो ऐसा मतलब